हिंद दोस्तों। आज 17 अगस्त केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में बेसिक 45,000 रुपये 55 रुपये से 18,000 रुपये कैसे हुआ, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC में आने से पहले कितना मिलेगा फिटमेंट फैक्टर, इस पर बड़ी अपडेट है। नेपाल पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती में होने की मांग रखी। अग्निवीर भर्ती की मांग जो पूर्व सैनिक नेपाल के हैं उन्होंने रखी है, इस पर बड़ी अपडेट है। और ECHS पर बड़ी अपडेट आई है। इनपैनल हॉस्पिटल के लिए ECHS कार्ड रोकने पर निर्देश जारी किए गए हैं, इस पर बड़ी अपडेट है। और अनविलिंग देने पर 20 साल में MSEP पर बड़ा फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों की नई भर्ती, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर नेपाल से आई है। नेपाल में अग्निवीर भर्ती बंद हो गई थी जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है। अब नेपाल के पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर जो नेपाली यूथ हैं उनकी भर्ती फिर से बहाल की जाए। ये मांग नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। बता दें, नेपाली जो सैनिक हैं गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। गोरखा रेजिमेंट में जो भर्ती होती थी वो वहाँ पर पूर्व सैनिक हैं, उन्हें सारी सुविधाएं, जो सारे वेलफेयर हैं वो मिलते थे, ECHS से लेकर पेंशन तक। अब वो सारी जो फैसिलिटी है अग्निवीर योजना के बाद वो उनके लिए बंद हो गई जो नए भर्ती होंगे, क्योंकि नई भर्ती बंद हो गई। इसके बाद ये जो अग्निवीर योजना है ये आ गई थी। अग्निवीर योजना से काफ़ी दिनों बाद अब ये मांग की गई है। पूर्व सैनिक जो गोरखा पूर्व सैनिक हैं उन्होंने मांग की है कि नेपाल में जॉब का संकट है और इसको देखते ही हुए ये फैसला लिया जाए कि अब इसमें फिर से अग्निवीर के पद पर भारतीय सेना में भर्ती की जाए। बता दें, जो गोरखा सैनिक हैं ये काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि अग्निवीर योजना बंद की जाए, लेकिन जब ये बंद नहीं हुई, सेना ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब ये मांग की जा रही है कि अग्निवीर भर्ती जो है उसमें नेपाली गोरखा भी किए जाए। 8th पे कमीशन में बेसिक 45,000 पहुंचने का अनुमान है। क्यों अनुमान है? क्योंकि पुराने जितने भी वेतन आयोग रहे उनमें इतनी ही बढ़ोतरी हुई है। इसी हिसाब से 55 रुपये से बेसिक स्टार्ट हुई थी, अब 18,000 रुपये बेसिक है। 7वें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम मूल वेतन में कैसे परिवर्तन आया है, तो इस पर एक रिपोर्ट आई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग ने अपने आवंटित समय का आधा समय पूरा कर लिया है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और भत्ते संबंधित अन्य लाभों की सिफारिश सहित एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसके अलावा पहले वेतन आयोग से जो शुरुआत हुई थी उसमें 55 रुपये बेसिक की स्टार्टिंग हुई थी। अब 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये बेसिक हो गई, यानी कि 325 गुना की बढ़ोतरी हुई है इन समय में। लेकिन जो ये बढ़ोतरी हुई है ये किस आधार पर की गई और कितना हर पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई है, इसका एक चार्ट जारी हुआ है, जिसके अनुसार जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि वेतन आयोग जो लगे अभी तक उसमें पहले जो स्टार्टिंग पहला वेतन आयोग था वो 55 रुपये से स्टार्ट हुआ था। लेकिन 55 रुपये से स्टार्ट होने के बाद जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ उस समय जो बेसिक हुई वो 18,000 रुपये हो गई, जबकि स्टार्टिंग हुई थी मात्र 55 रुपये से, यानी कि 325 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इन सालों में इन वेतन आयोग में। अगर इसको मैं प्रथम वेतन आयोग, पहला वेतन आयोग छोड़ दूं तो उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है 80,000 रुपये से स्टार्टिंग। दूसरे वेतन आयोग में 196 रुपये हो गई, 80 रुपये से सीधा बढ़कर डबल से ज़्यादा, यानी कि 2.5 गुना बढ़ोतरी। इसके बाद चौथे वेतन आयोग में 750, ये भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा, यानी कि 3 गुना के आसपास बढ़ोतरी। 5वें वेतन आयोग में 2,550 रुपये, यानी 2,500, यानी कि 7 त्रिका 21। आप समझ सकते हैं 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई 5वें वेतन आयोग में। इसके बाद छठे वेतन आयोग में 7,000, यानी कि 2,500 और 2,500 जोड़ दे 5,000, लगभग 3 गुने के आसपास बढ़ोतरी हुई, 2.25 गुना। इसके बाद 7वां वेतन आयोग लगा, उसमें भी लगभग
3 गुने के आसपास बढ़ोतरी हुई, 7,000 से सीधा 18,000, यानी कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा, 2.5% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। 2.5 गुना का फिटमेंट फैक्टर इसमें देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से जो बेसिक बढ़ोतरी हुई वो लगातार 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास लगातार बढ़ती गई। तो 8वें वेतन आयोग में भी अगर ऐसी ही बढ़ोतरी हो जाती है 2.5 गुने की, तो लगभग 45,000 के आसपास बेसिक पे हो जाएगा, क्योंकि अभी 18,000 है, तो 2.5 गुना अगर देख लें तो लगभग 45,000 के आसपास बेसिक पे हो सकता है। जितने भी वेतन आयोग आए हैं उनकी जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि आपकी बेसिक 18,000 से 45,000 हो सकती है। अगर ये बेसिक पे 45,000 होती है तो फिटमेंट फैक्टर भी लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो डीए है वो कम बढ़ा है, 60%, यानी कि 63% अभी तक हुआ है, लेकिन जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा 1/1/2026 से, उसमें 58% ही डीए माना जाएगा। इसको मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा, बाकी जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसको लगाकर बचा हुआ डीए आपको उसके साथ में दे दिया जाएगा। ईसीएचएस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है, और ये एडवाइजरी जो है वो एडवाइजरी जारी हुई है 10 अगस्त 2026 को, यानी कि 10 अगस्त को ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका ईसीएचएस कार्ड है, एडवाइजरी रिटेंशन ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशरीज कार्ड बाय इनपैनल हॉस्पिटल। ईसीएचएस कार्ड जो होता है, अगर आप इनपैनल हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो वहाँ पर कई ऐसे इनपैनल हॉस्पिटल हैं जो ईसीएचएस कार्ड को सबमिट कर लेते हैं, यानी कि रिटेंशन कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ऐसे में इस पर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट इनपैनल हॉस्पिटल आर रिटेनिंग द ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशरीज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड इन मैनी ए केस इवन आफ्टर देयर डिस्चार्ज। जब वो डिस्चार्ज होते हैं तब तक वो जमा रहता है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अब जो ईसीएचएस कार्ड धारक हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है, इसे रिटेंशन नहीं किया जा सकता, जमा नहीं किया जा सकता है, उसे उनकी प्रॉपर्टी के तहत उनका है। अगर आपको इनपैनल हॉस्पिटल को कोई जांच करनी है कि ये वही आदमी है तो उनका कार्ड ले सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें वापस करना होगा। तो इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कई ईसीएचएस कार्ड जमा कर लिए जाते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा इनपैनल हॉस्पिटल उठाते हैं, उससे कोई दवाई या कोई ऐसे काम कर लेते हैं जिससे कि उनका कार्ड भी जमा रहता है और ये प्रॉपर्टी ईसीएचएस कार्ड होल्डर की है, इसे वापस करना चाहिए। एमएसीपी पर एक ऐसा शानदार फैसला आया है कि जो एमएसीपी होल्डर हैं, जिनको एमएसीपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उनको ये फ़ायदा मिल सकता है इस केस के माध्यम से। क्योंकि ये केस है एक 20 साल लगातार सेवा करने वाले एक्स हवलदार आसिफ हुसैन का, जिन्होंने केस किया था कि उन्हें एमएसीपी का फ़ायदा नहीं दिया गया 20 साल सेना में नौकरी की एक ही रैंक पे। और इनको एमएसीपी का फ़ायदा इसलिए नहीं दिया गया, सरकार और रक्षा मंत्रालय की दलील थी कि इन्होंने इनका प्रमोशन के लिए जो कैडर होता है वो अनविलिंग कर दिया था। अनविलिंग करने के बाद ये फ़ायदा नहीं दिया जाता है, ऐसा सरकार ने, रक्षा मंत्रालय का एक लेटर भी है, जिसके बाद ये केस किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि एक्स हवलदार डायरेक्ट एंट्री जो हुए थे एईसी में, सेवा अवधि 20/4/1990, 30/4/2010 में सेवानिवृत्त हो गए थे। प्रमोशन के लिए अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया था, यानी अनविलिंग कर दिया था, और फर्स्ट एमएसीपी नायब सूबेदार मिला 1/1/2006 को, और सेकंड एमएसीपी देने के लिए इसे इनकार कर दिया गया। तो ऐसे में जब सेकंड एसीपी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनका कहा गया कि आपने प्रमोशन कैडर को अनविलिंग कर दिया था, इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में इनकी जीत हुई है और इन्हें सेकंड एमएसीपी भी दे दिया गया है। 20/4/2006 से ये दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दे दिया है। एरियर के साथ भुगतान किया जाए, 4 महीने के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो 6% ब्याज देना होगा, ऐसा आदेश पारित किया गया है। तो अब ये एमएसीपी वालों के लिए अच्छी खबर है, जो अनविलिंग कर देते हैं उन्हें एमएसीपी का फ़ायदा नहीं मिलता है, अब उनको भी फ़ायदा इसका मिल जाएगा।
जॉब से संबंधित बड़ी अपडेट है बता दें, मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली हुई है। इसका वीडियो मैं आज दोपहर 1 बजे बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो भी पूर्व सैनिक हैं उसमें भर्ती हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए आप 2 बजे वो वीडियो जरूर देख लें। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।